वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य बीए सेकंड सेमेस्टर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है चाहे लिखित होती है, दोनों को लेकर के मैंने मॉडल पेपर ऑलरेडी बना रखा है। लिखित वाला मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है, एक महासंग्राम वीडियो अवेलेबल है 2023 का, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर है जो मैं एक प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अभी आपको बता दूं कि 2022 वाले जितने भी क्लासेस हुई थी वो बीए करेकर यूट्यूब चैनल पर, हमारा दूसरा चैनल है बीए करेकर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, बीए करेकर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वाले कॉलम में, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए सेकंड सेमेस्टर की, जिसमें ऑब्जेक्टिव और लिखित टाइप की जितनी क्लासेस हुई थी 2022 में वो सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल करवा दी गई हैं। तो आप लोग उन वीडियोज़ को देख करके अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको बता दूँ कि हिंदी साहित्य की अगर आपकी परीक्षा लगी हुई है ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रश्न पत्र की, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, आपको बता दूं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में क्या है, 2 पेपर होते हैं, तो दोनों के लिए एक ही पेपर में समाहित करने का प्रयास। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में तो लिखित ही पेपर होगा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या सीसीएसयू या अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा 4th सेमेस्टर की अभी नहीं हुई हैं, होने वाली हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के माध्यम से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे विस्तार से, ठीक है, हिंदी साहित्य के बारे में, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में। चलिए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, बात ध्यान रखिएगा। इन प्रश्नों को एकदम से आप लोगों को क्या कर देना भाई, रट लेना है, क्योंकि जब भी आपकी परीक्षा में प्रश्न आए तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर पाएँ। पहला प्रश्न आप देखिए पूछा गया है, आपसे पूछा सकता है परीक्षा में, वर्ष 1956 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे कौन भाई, फटाफट से आप बताएंगे, बीजी खेर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो थे बीजी खेर थे। और प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित किया गया था, तो 1956 में गठित किया गया था। ये सारी बातें आपको यहाँ से पता चली। अच्छा, राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था वो 1955 में ही हो गया था, लेकिन 1956 ईस्वी में उसकी अध्यक्षता करी थी किसने, बीजी खेर साहब ने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और राजभाषा के लिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजभाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किसने किया। तो राजभाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज जो शब्द का प्रयोग किया है वो सी राजगोपालाचारी ने किया है। तो इस प्रकार से प्रश्न भी बन सकते हैं। पिछले वर्ष पूछे गए थे ये प्रश्न, पिछले वर्ष ये प्रश्न पूछा गया था, नेशनल लैंग्वेज शब्द जो है राजभाषा के लिए किसने प्रयोग किया, तो आपको बताना था कि भाई सी राजगोपालाचारी ने प्रयुक्त किया था। तो अब की बार भी पूछा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ, कब पारित हुआ, अगस्त 1946, अगस्त 1949, अगस्त 1950 या अगस्त 1952। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल हिंदी भाषा को या हिंदी को राजभाषा बनाए या ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए जाने का जो प्रस्ताव पारित हुआ वो अगस्त 1946 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अगस्त 1946, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजऋषि टंडन किस राजभाषा हेतु समर्थन कर रहे थे, बताएं। राजभाषी टंडन जो थे वो किस राजभाषा हेतु समर्थन कर रहे थे, हिंदी का, हिंदुस्तानी का, अंग्रेजी का या फारसी का। राजऋषि टंडन क्या चाहते थे कि भाई हिंदी मतलब भारत की राजभाषा क्या बने, हिंदी बने, हिंदुस्तानी बने या अंग्रेजी बने, फारसी बने। तो राजऋषि टंडन जो थे वो हिंदी को राजभाषा एक प्रकार से बनाने के समर्थन में थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम लागू किया गया, कब लागू किया गया भैया राजभाषा अधिनियम, 1960 में, 1962 में, 1976 में या 1700 में। फटाफट से आप बताने का प्रयास। राजभाषा अधिनियम लागू हुआ, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ पूछा जाएगा तो 1955 बताएंगे, ठीक है। कब क्या बताएंगे, 1955 ईस्वी में, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा राजभाषा अधिनियम लागू किया गया, कब लागू किया गया भाई, तो 1976 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी में दिया 1976,
जिन्होंने सी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल बातचीत कमेंट सेक्शन में ना करें, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दिया जाएगा सभी को, तुरंत मैं ब्लॉक कर दूंगा। चिंता करने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है किसी भी बात की, बस आपको केवल पढ़ना है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए आप लोगों को बकैती निकलती बातचीत करते कमेंट में। बातचीत बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर पढ़ना है तो, अगर नहीं पढ़ना है तो फिर आपका भगवान ही मालिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत है वो है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा, संपर्क भाषा। तो सरकारी कामकाज की जो भाषा है जो संविधान के द्वारा स्वीकृत है उसको बोलते हैं राजभाषा, ठीक है। राजभाषा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। राजभाषा है, राजभाषा मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में सरकारी कामकाज होते हैं उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। ऑफिस के, सरकारी कार्यालय के सभी के काम जिन भाषा में होते हैं उसको उस देश की राजभाषा कहा जाता है। तो सरकारी कामकाज की जो भाषा है उसको राजभाषा कहा गया संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि संविधान लागू होने के कितने वर्षों बाद प्रारंभिक प्रावधानों के अनुरूप सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी समाप्त हो जानी थी। तो कितने साल का समय दिया गया था? 15 वर्ष तक के लिए एक प्रकार से अंग्रेजी को साथ साथ चलाने की बात कही गई थी और फिर हिंदी में सारा काम होने की बात कही गई थी जब एक प्रकार से संविधान लागू हुआ था। और जब प्रावधान हो रहे थे खास करके कि भाई कामकाज की भाषा क्या होगी, तो अंग्रेजी, चूँकि उस समय इंग्लैंड के लोग थे और उन्हीं लोगों ने सिखा दी थी सबको आकर के अपनी, तो बहुत सारे लोग अंग्रेज के एकदम से टट्टू गुलामी के चंगुल से तो जकड़ गए, मतलब कि छूट गए थे, लेकिन भाषा की गुलामी जो थी वो अभी तक थी। तो अंग्रेजी को एक प्रकार से बना दिया कि भाई अंग्रेजी भी साथ साथ चलेगी 15 वर्षों तक। फिर क्या हुआ कि भाई अंग्रेजी को 15 साल तक ख़त्म करने की बात कही गई थी, लेकिन क्या हुआ कि 15 साल में ख़त्म नहीं हुई और वो बढ़ती ही चली गई। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से और महत्वपूर्ण वीडियो को मैं लाने का प्रयास करता रहूँगा और ऐसे ही प्रश्नों को मैं छांटूंगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, देखें प्रश्न है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास। अच्छा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ये प्रश्न 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो 343 अनुच्छेद से लेकर के अनुच्छेद 351 तक में आप देखिएगा भारतीय संविधान में इन्हीं अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों के बारे में बताया गया है। ये बात ध्यान रखिए। अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि संघ की राजभाषा जो होगी वह हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो कौन होगी? वो देवनागरी होगी। तो भारत की लिपि देवनागरी है और जो एक प्रकार से जो भाषा है वो हिंदी है, ठीक है। कि अनुच्छेद 43 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हिंदी दिवस किस रूप में, मतलब किस दिन मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा, बिल्कुल 14 सितंबर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं इसके। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या है वो अब बढ़ करके 22 हो गई है। पहले एक प्रकार से 18 भाषाएं थी, फिर एक प्रकार से पहले 14 भाषाएं थी, फिर 18 हुई, ठीक है। फिर एक प्रकार से आप देखते हैं आगे और बढ़ी हैं, ठीक है। आगे बढ़ने का प्रयास 18 के बाद में फिर 22, मतलब 14 से एक प्रकार से डायरेक्ट 22 भाषाओं का एक प्रकार से एक नई भाषा बोडो हो गया, यानी कि बोडो भाषा हो गया, डोंगरी हो गई, ठीक है, मैथिली है, संथाली है। इन सभी भाषाओं का नमक भाषा में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है, सिंधी को। तो ये सब भाषाएं जो हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं जो बाद में जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अनुच्छेद 345, 346 और 347 में किससे संबंधित प्रावधान दिया गया है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा। तो अनुच्छेद 345, 346 और 347 में प्रादेशिक भाषा के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न है परिभाषिक शब्दावली कहते हैं, किसे कहते हैं? शब्दकोश में संग्रहित शब्दों को, परिभाषिक शब्दों के संग्रह को, सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द को, या दो अर्थ वाले शब्दों को बताएं। तो परिभाषिक शब्दावली जो कहते हैं वो परिभाषिक शब्दों के संग्रह को कहते हैं। परिभाषिक शब्दावली जो कहते हैं वो परिभाषिक शब्दों के संग्रह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है सुपरन्यूशन बताएं। सुपरनेशन मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है पद मुक्ति, मतलब पद से हट दे जाना या एक प्रकार से पद से हटा दिया जाना। तो पद मुक्ति का मतलब आपका क्या होता है अंग्रेजी में? सुपर न्यूटेशन का मतलब होता है, न्यूशन का मतलब होता है पद मुक्ति, जो भी लिखा अंग्रेजी में इसका मतलब क्या होता है? पद मुक्ति। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आता है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है कम्युनिकेशन के लिए सबसे उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा? अधिसूचना, घोषणा, सूचना या संसूचना। तो कम्युनिकेशन के लिए संसूचना जो शब्द है वो सबसे बेटर माना जा सकता है, संसूचना। इस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पारिभाषिक शब्दावली के स्रोत हैं बताएं। एक स्रोत है या 3 स्रोत हैं या 4 स्रोत हैं या 10 स्रोत हैं? तो पारिभाषिक शब्दावलियों के कितने स्रोत हैं भाई? पारिभाषिक शब्दावलियों की अगर बात की जाए तो कई सारे स्रोत हैं। पारिभाषिक शब्दावली के स्रोत की अगर बात की तो 4 स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिभाषिक शब्दावली के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, स्रोत 4 होते हैं, सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में सहायक हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग प्रत्यय, हिंदी के तत्सम तद्भव या अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में ये सारे जो भाषाएं हैं सहायता प्रदान करती, चाहे हिंदी के तत्सम और तद्भव की बात की जाए या संस्कृत भाषा के उपसर्ग और प्रत्यय की बात की जाए या अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की बात की जाए। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में इन सभी का योगदान होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न स्टार बना रहा हूँ, ये प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डॉक्यूमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? कागज़, दस्तावेज, प्रमाण पत्र या प्रतिलिपि। तो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं दस्तावेज। ऑप्शन नंबर बी में दे दस्तावेज इसके लिए उपयुक्त शब्द है हिंदी का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टैली। टैली को हिंदी में क्या बोलते हैं? गणित, जोड़ना, घटाना या मिलान करना। तो टैली का मतलब होता है मिलान करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी, राजधानी या बड़ा या फिर दोनों, ए एंड बी बताएं। तो कैपिटल माने पूंजी भी होता है और कैपिटल माने राजधानी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर है। कैपिटल माने पूंजी भी और कैपिटल माने राजधानी भी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एजेंडा के लिए हिंदी में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो एजेंडा को एक प्रकार से कार्यसूची कहा जाता है, या झंडा या सूची पत्र या रूपरेखा। तो एजेंडा को कार्यसूची शब्द हिंदी में प्रयोग किया जाता है एजेंडा के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकते हैं। अच्छा ये बताइए ब्रॉडकास्ट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? बताएं। ब्रॉडकास्ट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ब्रॉडकास्ट के लिए शब्द होता है, बताएं, जाति प्रथा, प्रसारण, उच्च विचार या सदस्य सूची। तो ब्रॉडकास्ट के लिए जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है खास करके हिंदी का, उसको बोलते हैं प्रसारण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। असेंबल। असेंबल माने क्या होता है हिंदी में भाई? असेंबल के लिए हिंदी में जो प्रयोग होने वाला शब्द है वो कौन सा है? असेंबल माने होता है ऊपर नीचे करना। क्या करना? ऊपर नीचे करना। डी में दिया है ऊपर नीचे करना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है हिंदी में? लिमिट के लिए कौन सा शब्द ज़्यादा उपयुक्त है? हद, मर्यादा या ढलान या सीमा, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिमिट के लिए जो सबसे उपयुक्त शब्द है वो होता है अपने लिमिट में रहो, अपनी हद में रहो। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैनुअल। मैनुअल का मतलब हिंदी में क्या होता है? पुस्तिका, नियम पुस्तक, शारीरिक या प्रायोगिक। तो मैनुअल का मतलब होता है प्रायोगिक। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार हो रहे हैं। आप सभी लोग वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है पैसेज। पैसेज के लिए हिंदी में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है भाई? मार्ग, उद्धरण, व्याख्या या किराया। तो पैसेज के लिए जो हिंदी में एक प्रकार से शब्द प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कौन सा भाई? उसके लिए मार्ग शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से चारों में से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन से केयर, केयर मतलब क्या होता है हिंदी में? सावधानी, परवाह, देखना या देखभाल। तो केयर माने होता है परवाह करना या देखभाल भी होता है, लेकिन परवाह यहाँ पर ज़्यादा उचित शब्द हिंदी का बैठता है केयर के लिए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी लगा देंगे। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को जान रहे हैं और यही सब प्रश्न परीक्षा में आते भी हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, कार्यालय संबंधी कामकाज निपटाने के लिए किया गया पत्राचार कहलाता है। बताएं सभी लोग फटाफट से। कार्यालय संबंधी कामकाज निपटाने के लिए जो प्रयोग में शब्द लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कार्यालयी पत्राचार, कार्यालयी कामकाज या कार्यालयी संदेश या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यालय संबंधी कामकाज निपटाने के लिए जो पत्र जो किया गया पत्राचार होता है उसको बोलते हैं कार्यालयी पत्राचार। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आता है प्रश्न ये। अगला प्रश्न है, ऑफिशियल शब्द से क्या अर्थ ग्रहण किया जा सकता है? दफ्तर, ऑफिस, कार्यालयी या सरकारी। तो ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? और ऑफिशियल का मतलब होता है, बताएं सभी लोग फटाफट से। ऑफिशियल का मतलब होता है सरकारी एक प्रकार से, ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो सरकारी यहाँ पर उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त शब्द आप लगा सकते हैं। ऑफिशियल शब्द से क्या अर्थ ग्रहण किया जा सकता है? तो सरकारी यहाँ पर जो जब कार्यालय हिंदी में पढ़ते हैं तो उसमें ऑफिशियल का मतलब आप सरकारी ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, विशेष प्रकार के नियमों में बंधे और निश्चित प्रक्रिया से युक्त पत्र कहलाते हैं अनौपचारिक, औपचारिक, परिपत्र या व्यावसायिक पत्र। बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विशेष प्रकार के नियमों में बंधे और निश्चित प्रक्रिया से युक्त पत्र क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं औपचारिक पत्र। कैसे पत्र भैया? औपचारिक पत्र। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। औपचारिक पत्रों में प्रायः संबोधन लिखा जाता है पूज्य के रूप में या प्रिय या आदरणीय या महोदय। बताएं। तो औपचारिक पत्रों में जो संबोधन लिखा जाता है वो महोदय लिखा जाता है। महोदय के पीछे आप देखते हैं एक सलामी से लगा करके महोदय आपसे कहने, तो महोदय करके संबोधन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि औपचारिक पत्र के या औपचारिक पत्र में पत्र समाप्ति पर स्वनिर्देश हेतु लिखा जाता है। बताएं। औपचारिक पत्र में पत्र जब समाप्त हो जाता है तो स्वनिर्देश के लिए क्या लिखा जाता है? शुभाकांक्षी या भवदीय या आपका अपना या फिर ये सभी शब्द लिखे जाते हैं। तो जब भी औपचारिक पत्र लिखा जाता है तो जब पत्र समाप्त होता है तो नीचे इधर जो लिखा जाता है इस साइड दाएं साइड में पत्र के स्वनिर्देश टाइप का वो लिखा जाता है भवदीय। ठीक है, क्या लिखा जाता है भैया? भवदीय लिखा जाता है, भवदीय। ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सरकारी पत्र, परिपत्र आदि का मसौदा तैयार करना क्या कहलाता है? तो सरकारी पत्र, परिपत्र का जब मसौदा आप तैयार करते हैं, सांचा बनाते हैं, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, जब सांचा वगैरह बनाने की बात आती है या परिपत्र की या सरकारी पत्र की, तो उसको बोलते हैं प्रारूपण। एक प्रारूप तैयार करना, ठीक है, तो प्रारूपण कहा जाता है उसको। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रारूपण, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, आगे बढ़ा जाए, फिर फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, डेमी ऑफिशियल लेटर का हिंदी में क्या नाम होता है? डेमी ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर को बोलते हैं अर्ध सरकारी पत्र। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं ना चीज़ों को? बिल्कुल। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। अगला प्रश्न जो है, प्रश्न है किस प्रारूप में वाक्य प्रायः अन्य पुरुष और कर्मवाच्य में होते हैं? तो अन्य पुरुष और कर्मवाच्य में जो होता है वो ज्ञापन पत्र जब लिखा जाता है तो ज्ञापन पत्र में अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है और कर्मवाच्य में लिखा जाता है, ठीक है, कर्तवाच्य में नहीं, कर्मवाच्य में लिखा जाता है ये, ठीक है, पैसे में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ज्ञापन पत्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, जब कोई कार्यालयी पत्र एक साथ अनेक राज्यों, अनेक मंत्रालयों या विभागों या अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उस पत्र को हम क्या कहते हैं? तो जब कोई कार्यालयी पत्र एक साथ अनेक राज्यों को, मंत्रालयों को, विभागों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को भेजा जाता है तो इस प्रकार के पत्र को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के पत्र जो है पत्र को हम बोलते हैं
परिपत्र या गश्ती पत्र जिसको कहते हैं आप। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाए, सर्कुलर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो परिपत्र इज राइट आंसर, इसके लिए ए वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कार्यालयी प्रारूप नहीं है इनमें से। तो कार्यालयी प्रारूप कौन सा नहीं है? सरकारी पत्र है, कार्यालय आदेश भी है, अनुस्मारक पत्र भी कार्यालयी प्रारूप का ही है, जबकि आवेदन पत्र जो है ये कार्यालयी प्रारूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, आवेदन पत्र राइट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, नोटिस का हिंदीकृत रूप है। नोटिस को हिंदी में क्या कहते हैं? सूचना, संदेश, ज्ञापन या टिप्पणी। तो नोटिस को हिंदी में कहते हैं क्या भाई? सूचना इज राइट आंसर। नोटिस का मतलब क्या? तो सूचना जारी करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो मसौदा के लिए जो उपयुक्त शब्द है इनमें से उसको बोलते हैं मसौदा को ड्राफ्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। मसौदा के लिए जो प्रयुक्त शब्द होता है अंग्रेजी में वो ड्राफ्ट शब्द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक टिप्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अनौपचारिक टिप्पण को अनऑफिशियल नोटिंग कहते हैं। टिप्पण को नोटिंग कहते हैं और अनऑफिशियल का मतलब होता है अनौपचारिक, ऑफिशियल का मतलब होता है औपचारिक, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, औपचारिक पत्र या सरकारी पत्र बात एक ही होती है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाने वाली अभिव्यक्ति को टिप्पणी कहते हैं। तो टिप्पणी लिखने की कला या प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो टिप्पणी लिखने की क्रिया या कला या प्रक्रिया को हम टिप्पण कहते हैं, और इस प्रक्रिया के द्वारा जो हमको अभिव्यक्ति मिलती है उसको टिप्पणी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ओके, प्रश्न क्या है? कार्यालयी टिप्पणी का प्रयोग होता है, बताएं। स्थानांतरण की सूचना हेतु, या किसी कार्यालय के कर्मचारी पर टिप्पणी हेतु, या किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु, या किसी कर्मचारी को चेतावनी देने हेतु। तो कार्यालयी टिप्पणी का प्रयोग जो होता है वो किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु टिप्पणी लिखी जाती है, ये टिप्पणी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? तो संक्षेपण मूल पाठ से लगभग और लगभग 1/3 भाग में लिखना चाहिए। 1/3 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संक्षेपण की शैली होनी चाहिए। संक्षेपण की शैली कैसी होनी चाहिए भाई? तो समास की शैली होनी चाहिए, समासिक शैली होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, प्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतर क्या है? तो प्रेसी को हिंदी में बोलते हैं संक्षेपण। क्या बोलते हैं? संक्षेपण माने होता है किसी बड़ी विषय वस्तु को कम शब्दों में लिखना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। प्रेसी का जो शब्द है, प्रेसी जो शब्द है इसको हिंदी में संक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी भाव विचार को विस्तार पूर्वक अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? तो किसी भाव विचार को विस्तार पूर्वक अभिव्यक्त करना जो कहलाता है उसको बोलते हैं पल्लवन, ठीक है। क्या बोलते हैं? पल्लवन, विस्तारण या भाव विस्तारण, ठीक है, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सरकारी पत्र, परिपत्र, इन सभी का मसौदा तैयार करना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं प्रारूपण। ओके, समझ रहे हैं चीज़ों को? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है परीक्षा में, ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन प्रश्नों को मैंने रखा है। अगला प्रश्न है, प्रतिवेदन का हिंदी रूपांतर है। प्रतिवेदन को हिंदी मतलब प्रतिवेदन को अंग्रेजी में बोलते हैं रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? रिपोर्ट। रिपोर्ट ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है आपको, रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, नोटिंग का मतलब होता है टिप्पणी, और प्रेसी का मतलब होता है, प्रेसिया का जो है क्या होता है? विस्तारण यानी पल्लवन। अगला प्रश्न, प्रतिवेदन लेखन में किस पुरुष का प्रयोग होता है? मतलब किस पुरुष? मध्यम पुरुष, उत्तर पुरुष, अन्य पुरुष या उपयुक्त सभी का? तो बात की जाए अगर खास करके प्रतिवेदन लेखन के समय किस पुरुष का उपयोग किया जाता है, तो क्या आता है? अन्य पुरुष शैली में प्रतिवेदन लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक कल्पना है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या एक चित्र दिखाने वाली डिवाइस है? तो कंप्यूटर क्या है भाई?
कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज कौन है? चार्ल्स बेबेज जो हैं ये फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता कहे जाते, कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है? अबेकस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसके भाग हैं? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो हैं कंप्यूटर के ही भाग हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ISIJUA का विकास कब हुआ? बताएं। ISIJUA का जो विकास हुआ है वो कब हुआ भाई? 1966 में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। तो भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है भाई? परम 8000 जो है, परम 8000 ऑप्शन नंबर ए में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, प्रगतिशील संगणक विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो प्रगतिशील संगणक विकास केंद्र जो स्थित है वो पूना में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी का प्रवेश कब हुआ? तो कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी का जो प्रवेश हुआ है वो 90 के दशक में हुआ है। कब हुआ? 90 के दशक में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में हिंदी का प्रवेश हुआ है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हिंदी का प्रवेश हुआ 2005 के बाद से होना प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी टंकण के लिए कौन सा कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी टंकण के लिए जो है कौन सा प्रयोग किया जाता है भाई? तो हिंदी टंकण के लिए इनस्क्रिप्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो होता है वो प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2022 में ये परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया था ये वाला। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है, किसी इमेज में से टेक्स्ट को पहचान कर उसे संपादन योग्य टेक्स्ट में बदलने की जो तकनीक होती है उस तकनीक को हम क्या कहते हैं? उस तकनीक को हम बोलते हैं OCR। इस तकनीक को हम क्या कहते हैं? OCR कहते हैं। अच्छा, मशीनी अनुवाद के लिए जो सेवाएं होती हैं वो गूगल ट्रांसलेट है मशीनी अनुवाद के द्वारा, मतलब मशीनी अनुवाद में खास करके आता है मंत्र राजभाषा, बिंग ट्रांसलेटर, ये सब जो है मशीनी अनुवाद के लिए एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा की चीज़ों को किसी दूसरी भाषा में समझ या जान पाते हैं। ठीक है। कृतदेव, चाणक्य, ये सब जो फांट हैं, कृतदेव, चाणक्य, ये सब जो है टंकित हिंदी सामग्री को बदलते हैं यूनिकोड में। ठीक है। और आपको बता दूं, यूनिकोड के आगमन के बाद जो है हिंदी वेबसाइटों की संख्या में वृद्धि हुई है और ब्लॉगर और वर्डप्रेस के ब्लॉग खास करके हिंदी के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध भी हुए हैं। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग, हिंदी कंप्यूटिंग के क्षेत्र में हिंदी का भविष्य है। तो हिंदी कंप्यूटिंग के क्षेत्र में हिंदी का जो भविष्य है वो उज्ज्वल भविष्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, वर्तमान युग है किसका युग है भाई? सूचना प्रौद्योगिकी का बिल्कुल है, विज्ञान का भी है, इंटरनेट का भी है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, इन सभी का युग है। वर्तमान युग जो है वो सभी का युग है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों के विस्तृत महाजाल को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटरों के विस्तृत महाजाल को जो हम कहते हैं वो कहते हैं इंटरनेट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट इज़ राइट आंसर। जिन्होंने बी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, हिंदी में इंटरनेट को कहा जाता है? हिंदी में इंटरनेट को क्या कहा जाता है भैया? हिंदी में इंटरनेट को क्या कहा जाता है? विश्व जाल कहा जाता है। इंटर माने होता है विश्व और नेट माने होता है जाल। तो हिंदी में इंटरनेट को हम क्या कहते हैं? विश्व जाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, कंप्यूटर के माध्यम से पूरा विश्व बदल गया है। कंप्यूटर के माध्यम से पूरा विश्व किस में बदल गया? विश्वग्राम में, ग्लोबल विलेज में या स्वर्ण युग में? तो कंप्यूटर के माध्यम से जो पूरा विश्व है वो किस में बदल गया भैया? विश्वग्राम और ग्लोबल विलेज दोनों में। विश्वग्राम अंग्रेजी शब्द, हिंदी शब्द है और ग्लोबल विलेज जो है अंग्रेजी शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सूचना के संचार के लिए बनाई गई विशेष प्रणाली कहलाती है। तो सूचना के संचार के लिए बनाई गई जो विशेष प्रकार की प्रणाली है उसको इंटरनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है नेटवर्कों का भी नेटवर्क। नेटवर्कों का भी नेटवर्क किसे कहते हैं? नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर, जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं हमारे बंधु भाई बहनें, वो सब वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फैक्ट, सुलिपि, आकृति और श्रीलिपि ये सब क्या है? तो फैक्ट, सुलिपि, आकृति, श्रीलिपि ये सब क्या है? द्विभाषिक सॉफ्टवेयर हैं। द्विभाषिक सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपका 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रख लीजिएगा, इस प्रश्न को परीक्षा में आ भी सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो गूगल है। कौन है भाई? गूगल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मुख्यालय और शाखाओं से संपर्क बनाए रखने के लिए किस सुविधा का प्रयोग करती हैं? तो किस सुविधा का प्रयोग करती हैं भैया? इंट्रानेट का प्रयोग करती। किसका? इंट्रानेट का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट का प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कुंजी पटल को सख्त बनाने के लिए किस इंटरफेस का निर्माण किया गया है? तो कुंजी पटल को सख्त बनाने के लिए खास करके आई लीप इंटरफेस का निर्माण किया गया है। आई लीप कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, आई लीप करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, आईआईटी कानपुर के युवाओं ने किस ऐप का निर्माण किया है? तो आईआईटी कानपुर के युवाओं ने शेयर चैट का निर्माण किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखेंगे, अध्यापक और विद्यार्थी में अंतःक्रिया करने के लिए ऑनलाइन तकनीकों को कहा जाता है। तो अध्यापक और शिक्षार्थी में अंतःक्रिया करने के लिए ऑनलाइन तकनीकी, जैसे हम और आप पढ़ रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं, यानी हमारी बातों को आप समझ रहे हैं और आपकी बातों को मैं समझ करके वीडियो बना रहा हूं। तो एक प्रकार से अध्यापक और विद्यार्थी की अंतःक्रिया करने के लिए ऑनलाइन तकनीकी को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ई शिक्षण। ठीक है, क्या कहते हैं इसको भाई? ई शिक्षण के नाम से जाना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ई शिक्षण के लिए खास करके ऑनलाइन अधिगम शब्द का प्रयोग भी किया जाता है और शिक्षा शास्त्र को अंग्रेजी में पैडागॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, फेसबुक, ब्लॉग, ई पुस्तकालय ये सब दृश्य और श्रव्य सामग्री के एक माध्यम होते हैं। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा प्रश्न की जनसंचार के साधन है, पिछली बार 2022 में प्रश्न पूछा गया था। जनसंचार के साधन है, ऑप्शन ए दिया था रेडियो, ऑप्शन बी दिया था कंप्यूटर, ऑप्शन सी दिया था ब्लॉग और ऑप्शन डी दिया था उपयुक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या था? उपयुक्त सभी, यानी कि रेडियो, ब्लॉग, कंप्यूटर ये सब जनसंचार के माध्यम है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, साहित्य अमृत पत्रिका निकलती है, कहाँ से निकलती भैया? साहित्य अमृत जो पत्रिका है वो कहाँ से निकलती है? साहित्य अमृत पत्रिका जो निकलती है वो नई दिल्ली से निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित या निम्नलिखित में से ऑनलाइन पत्रिका है। ऑनलाइन पत्रिका कौन सी है? कादम्बिनी, नवनीत और कथाबिंब, ये तीनों जो हैं ऑनलाइन पत्रिका ही हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से ऑनलाइन समाचार पत्र हैं। निम्नलिखित में से ऑनलाइन समाचार पत्र कौन से हैं? दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, नई दुनिया, ये सब जो हैं ऑनलाइन समाचार पत्र हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ब्लॉग किसका संक्षिप्त रूप है? तो ब्लॉग का पूरा नाम तो वेब ब्लॉग होता है, वेब ब्लॉग। ठीक है, वेब ब्लॉग या फिर वेब ब्लॉग, ये ब्लॉग का एक प्रकार से विस्तृत रूप है और ब्लॉग का संक्षिप्त रूप है ब्लॉग। ठीक है, वेब ब्लॉग का संक्षिप्त रूप है ब्लॉग। अगला प्रश्न, ब्लॉग का प्रचलन कब से हुआ? तो ब्लॉग का प्रचलन जो हुआ है वो 1996 से हुआ है, 1996 से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न 2022 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है, बेब्लॉग शब्द को किसने अलग करके ब्लॉग शब्द बनाया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अब की बार जरूर आएगा प्रश्न। तो बेब्लॉग शब्द को किसने अलग करके ब्लॉग शब्द बनाया भैया? पीटर मरहोल्ज महोदय ने बनाया है। ऑप्शन नंबर जो है ए में दिए है पीटर मरहोल्ज, करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, ब्लॉग लेखन को विज्ञापन कब मिलते हैं? तो ब्लॉग लेखन को विज्ञापन जो है एक दिन के लगभग अगर आपके 500 हिट्स आ जाते हैं उसके बाद जो है आपको ब्लॉग लेखन को विज्ञापन मिलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, एक दिन के लगभग 500 हिट्स के बाद। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्रश्न है फेसबुक क्या है? बताएं सभी लोग, फेसबुक किसे कहते हैं? फेसबुक क्या है भाई? लोगों से जुड़ने का मुफ्त साधन, बिजनेस बढ़ाने का मुफ्त साधन, या विभिन्न संगठनों से जुड़ने का साधन? तो फेसबुक है क्या इनमें से, या फिर ये सभी है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है ऊपर तो सभी, इन सभी का साधन है फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न है फेसबुक चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है भाई? देखिए, मोबाइल और कंप्यूटर की आवश्यकता भी होती है, इंटरनेट की आवश्यकता होती है, और यूजर्स आईडी की भी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी ऊपर तो सभी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, ज्ञान दर्शन और ई पाठशाला और स्वयं, ये सब क्या हैं? तो ज्ञान दर्शन, ई पाठशाला और स्वयं ये क्या हैं? ये सरकारी और गैर सरकारी चैनल हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सरकारी और गैर सरकारी चैनल। अगला प्रश्न, ज्ञान दर्शन चैनल संचालित है किसके द्वारा भाई? ज्ञान जो एक प्रकार ज्ञान दर्शन चैनल है वो किसके द्वारा संचालित है भैया? इग्नू के द्वारा, ठीक है, इंदिरा गांधी जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्वयं कार्यक्रम, स्वयं जो है कार्यक्रम क्या है? स्वयं कार्यक्रम क्या है भैया? स्वयं कार्यक्रम जो है वो क्या है? भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई शिक्षा नीति है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, मॉक टेस्ट का अर्थ क्या होता है? मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? मॉक टेस्ट का मतलब होता है नकली परीक्षा, एक प्रकार से। कैसी परीक्षा भैया? नकली परीक्षण या नकली परीक्षा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है यूनिकोड लिपि चिन्हों को कहा जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? यूनिकोड लिपि चिन्हों को कहा जाता है, क्या कहा जाता भैया? यूनिकोड लिपि चिन्हों को बाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जो बोले गए शब्दों को पहचान कर उसे पठनीय पाठ में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं स्पीच टू टेक्स्ट, मतलब आप बोलेंगे और वो लिख जाएगा। तो जो बोले गए शब्दों को पहचान करके उसे पठनीय पाठ में परिवर्तित करता है, मतलब कि उसको आप पढ़ ले जाएं, इस तरीके से लिख देता है, उसको बोलते हैं स्पीच टू टेक्स्ट। जैसे आप आजकल गूगल पर बोलते हैं ओके गूगल इसका नाम बताएं, उसका नाम बताएं। एक प्रचार भी आता है कि अब बोलने से सब कुछ होगा, तो बोलने से सब कुछ होगा इसका मतलब क्या? स्पीच टू टेक्स्ट। ये यही एक प्रकार से परिवर्तित करने का एक माध्यम है स्पीच टू टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्पीच टू टेक्स्ट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक पद्धति है, एक योजना है, फिर ये सभी है? तो एक सॉफ्टवेयर है, स्पीच टू टेक्स्ट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है बोली जाने वाली भाषा में शब्दों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। बोली जाने वाली, बताएं, बोली जाने वाली भाषा में शब्दों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है वाक पहचान, शब्द पहचान, टेक्स्ट पहचान, या फिर इन सभी का? वाक पहचान। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, देखेंगे प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये अभी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है किसी व्यक्ति की आवाज़ पहचानने के लिए क्या तकनीक प्रयोग की जाती है? तो किसी व्यक्ति की आवाज़ पहचानने के लिए वॉयस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रॉबर्ट गैस्किंस एवं डेनिस ऑस्टिन द्वारा सॉफ्टवेयर बनाया गया है, बताएं। तो इनके द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया गया है भाई? पीपीटी बनाया गया है। किसके, कौन सा पीपीटी? ऑप्शन नंबर इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप पीपीटी बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीपीटी के अंतर्गत पेज को क्या कहा जाता है? पीपीटी, जैसे ये पीपीटी के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका एक पेज क्या कहलाता है? तो पीपीटी के अंतर्गत जो एक पेज होता है उस पेज को एक स्लाइड कहते हैं। तो मैं बोलता भी हूँ कभी कभी, नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा करेंगे। स्लाइड का मतलब होता है दूसरा पेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जैसे मैं आपको यहीं पर समझा दूँ, स्लाइड आप समझो क्या है। देखिए ये, जैसे देखिए ये एक पेज है, कहाँ से कहाँ तक? ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पेज है, ठीक है। ये एक पेज हो गया, और जो दूसरा पेज नीचे का होगा तो एक स्लाइड ये इतना हो गया, ठीक है। और जो दूसरा पेज है वो दूसरी स्लाइड है। आगे बढ़ा जाए। अच्छा बताए, पीपीटी के अंतर्गत पेज को क्या कहते हैं? उसको स्लाइड बोलते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रेजेंटेशन की स्लाइड तैयार करने की जो रूपरेखा होती है उसको क्या कहा जाता है? तो प्रेजेंटेशन की स्लाइड तैयार करने की जो रूपरेखा होती है उसको लेआउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेआउट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रेजेंटेशन के समय एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? उसको बोला जाता है स्लाइड ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं जो एक प्रकार से ऊपर स्क्रॉल करके पढ़ाता हूँ, जैसे उठा करके दूसरी स्लाइड आती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्लाइड ट्रांसमिशन। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन की रंग योजना को कहा जाता है? बताएं, प्रेजेंटेशन की रंग योजना को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं थीम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, चित्र एवं लेखन का संयोजन कहलाता है। चित्र एवं लेखन का संयोजन क्या कहलाता है भैया? उसको बोलते हैं पोस्टर। चित्र एवं लेखन का संयोजन पोस्टर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में प्रश्न पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, पोस्टर का प्रयोग किया जाता है संदेश के लिए, विज्ञापन के लिए। तो पोस्टर का प्रयोग जो होता है वो संदेश के लिए भी, विज्ञापन के लिए भी और विरोध के लिए भी, कई सभी के लिए पोस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक और कर लीजिएगा, सी ऑप्शन में लिख लीजिएगा, विरोध के लिए। ठीक है, किसके लिए? विरोध के लिए। ठीक है, विरोध के लिए। और ऑप्शन डी लिख लीजिएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यही का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, उपयुक्त सभी इसमें। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आ चुका है, शोध शब्द का अभिप्राय है। बताएं, शोध शब्द का क्या अभिप्राय है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शोध शब्द का अभिप्राय है शुद्ध करना, अशुद्ध करना, विकृत करना या स्वीकृत करना। तो शोध शब्द का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है शुद्ध करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शोध आत्मा का साक्षात्कार है, इस कथन को किसने कहा था? तो शोध आत्मा का साक्षात्कार है, ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा ही गया है और आपकी बार भी ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शोध आत्मा का साक्षात्कार है, इस कथन को कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे, साहित्य सर्वेक्षण के स्रोत हैं। साहित्य सर्वेक्षण के स्रोत कौन से हैं भाई? इनमें से पाठ्य पुस्तक एवं अन्य ग्रंथ, ठीक है, ये है साहित्य सर्वेक्षण का स्रोत। पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्रों के माध्यम से भी लोग एक प्रकार से साहित्य का सर्वेक्षण करते हैं। साक्षात्कार एवं शोध पत्रों से भी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, शोध करते समय कौन कौन सी प्रविधि प्रयुक्त की जाती है? तो शोध करते समय आपको मैं बता दूं, जैसे स्वयं शोध हो गया या परिकल्पना हो गई या प्राक कल्पना हो गई, इन सभी प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है शोध करते समय। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। स्वयं शोध, परिकल्पना, प्राक कल्पना, इन सभी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं हम या करते भी हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि 2022 वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? वो आपको मिल जाएंगे बीए के यूट्यूब चैनल पर। बीए सेकंड सेमेस्टर की जितनी भी क्लासेस हुई थी वो सारी क्लासेस बीए के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने संकलित कर दी है। तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, आप एक बार उस चैनल पर जाएंगे, उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लेलिस्ट में जा करके आप सारी वीडियोस को देख करके आसानी से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको कई मॉडल पेपर मिलेंगे, हिंदी के, अंग्रेजी, हिंदी से लेकर के हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बीए के यूट्यूब चैनल में। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, शोध सहायक हैं, प्लेलिस्ट वाले कॉलम में ही मिलेगा। अगला प्रश्न है, शोध सहायक हैं, शोध ज्ञान प्राप्ति में, सामाजिक विकास में, जिज्ञासा समाधान में या उपयुक्त सभी में। तो शोध जो सहायक होता है वो ज्ञान प्राप्ति में भी सहायता करता है, सामाजिक विकास में भी सहायता करता है और जिज्ञासा के समाधान में भी सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी में सहायता प्रदान करता है शोध। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अच्छा, शोध के लिए जो शब्द प्रयोग होता है, शोध के लिए खोज शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, अनुसंधान शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और गवेषण शब्द का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कई सारे प्रश्नों को समझा, जाना और लगभग और 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर मैंने आपको चर्चा करके बता दिया। ये इंपॉर्टेंट वीडियो था आपकी परीक्षा के लिए। आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। ओके, इसी प्रकार से मैं बता दूं, पॉलिटिकल साइंस का तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर मैंने सॉल्व भी करवा दिया था। राजा महेंद्र प्रताप का सॉल्व होगा, आप देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर हमारे पड़ा होगा शायद। और इसी प्रकार से मैं हर एक सब्जेक्ट का आपको एक प्रकार देने का प्रयास करूंगा। आपका पेपर होगा तो आप पेपर हमारे पास सेंड कर सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 91 61 93 60 62, ये व्हाट्सअप नंबर है। केवल यहीं पर आप लोग जो है अपना पेपर जो होगा
वो पेपर की फ़ोटो एकदम से साफ़ सुथरा खींच करके आप सेंड कर सकते हैं। फिर उस पेपर को सॉल्व करवाने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं ये सभी प्रश्नों के उत्तर को आप लोगों ने जाना, ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो कि पिछले वर्ष कई प्रश्न ऐसे हैं जो कि पिछले वर्ष अधिकतर विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न जो कि नए हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। वीडियो को 2 बार देखेंगे, सारा डाउट और सारे प्रश्न आपके दिमाग में एकदम से उतर जाएंगे। बस आप लोग ईयरफोन लगा करके इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपका काम हो जाना है परीक्षा के अंत समय में। ठीक है, आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो इन सभी वीडियोज़ को आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा करी। धन्यवाद।